अगर आप एक सीए स्टूडेंट हैं तो आपने ये चीज डेफिनेटली नोटिस करी होगी दैट अगर हम एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स ले लें, लेट्स से 10 स्टूडेंट्स हैं, उनको हमने सेम सेट ऑफ टीचर्स दिए, सेम सेट ऑफ फैकल्टी से पढ़े, सेम नोट्स फॉलो करें, टेस्ट सेम दिए, सब कुछ प्रिपरेशन सेम करी, फिर भी जब वो एग्जाम देते हैं तो उनमें से 10 में से कुछ 2 या 3 बच्चे होते हैं जिनके स्कोर काफी अच्छा आता है, और 6 या 7 बच्चे हैं जिनका स्कोर अच्छा नहीं आ रहा, उनमें से कुछ पास हो पा रहे हैं, कुछ पास ही नहीं हो पा रहे हैं। या फिर अगर मैं दूसरी तरह से इस बात को बोलूं तो कई बार आप जब अपनी, जो बच्चे ऑलरेडी सीए स्टूडेंट हैं जिन्होंने सीए के एग्जाम दे रखे हैं, जब आप अपनी आंसर बुक देखते हैं तो आपने बहुत बार ये चीज बोली होगी कि यार मैंने भी सेम चीज लिखी है, सामने वाले ने भी सेम चीज लिखी है, उसको ज्यादा मार्क्स दे दिया एग्जामिनर ने, मुझे मार्क्स दिए नहीं है। तो ऐसा क्या कारण है, व्हाट इज दैट डिफरेंस बिकॉज ऑफ विच वन स्टूडेंट बिकम्स अ टॉपर, उसके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, और दूसरा स्टूडेंट उसको सेम सेट ऑफ फैसिलिटीज प्रोवाइड करे फिर भी उसके मार्क्स नहीं आ पाते। आज उस चीज को लॉजिकली समझने की कोशिश करते हैं। मैं ऐसे आपको 5 पॉइंट्स बताऊंगा जो बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स की कॉपीज देखने के बाद एनालाइज करी है। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं ये चीज पहले कह दूं, मैं ये बात को बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि कोई स्टूडेंट ऐसा होगा ही नहीं जिसकी कॉपी गलत तरह से चेक की गई, आईसीआई ने उसका आंसर होने के बावजूद उसको मार्क्स नहीं दिए, हो सकते हैं ऐसे रेयर केस हो सकते हैं, तो आई एम नॉट डिनाइंग दैट फैक्ट, बट मैं मेजोरिटी केसेस में बता रहा हूं कि क्यों एक बच्चा जो जिसको ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन मेरा सही है, ये मैंने सही आंसर लिखा है, फिर भी आईसीआई उसको मार्क्स नहीं देता, व्हाट कैन बी द पॉसिबल रीजंस। ठीक है जी, और ये 5 चीजें जो मैं बता रहा हूं, आई वुड रिक्वेस्ट आप उसे पॉजिटिव सेंस में लें ताकि आप चेक कर सकें कि क्या ये कमियां मेरी आंसर शीट में, मेरे आंसर लिखने के स्टाइल में भी हैं या नहीं, और अगर हैं तो उन कमियों को इंप्रूव करना है हमें। दैट इज आवर ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस वीडियो। सबसे पहली चीज जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा दैट इज आपको क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। बहुत बार ऐसा होता है क्वेश्चन पूछ कुछ और रहा है, आप उसके अंदर जवाब कुछ और दे रहे हो, और ये ना मैंने अक्सर देखा है जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, जैसे आपके लॉ के अंदर हो गए, आपके ऑडिट के अंदर ही इंटरमीडिएट और फाइनल लेवल पे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग का रेफरेंस देकर आपको आंसर देना होता है। टैक्स की बात करूं, वहां पर भी प्रोविजंस को रेफर करके आपको बताना होता है इसकी टैक्सेबिलिटी कैसी होगी एंड सो ऑन। हर लेवल पे, फाउंडेशन, इंटर, फाइनल लेवल पे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। वहां पर सबसे बड़ी मिस्टेक मैंने देखी है, क्वेश्चन किसी और चीज के बारे में पूछ रहा है और प्रोविजंस ऑफ लॉ कोट करते समय हम किसी और चीज के बारे में बात कर रहे हैं। अगर क्वेश्चन मुझे कह रहा है, और सही बताओ, आप कोई भी चीज पढ़ो, लॉ पढ़ो, स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग पढ़ो, आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ो, आप टैक्सेशन पढ़ो, प्रोविजन बहुत लंबा होता है उस चैप्टर के अंदर, उस टॉपिक के अंदर बहुत लंबा प्रोविजन होता है। आप ये आइडेंटिफाई तो कर पा रहे हो कि ये मेरा जो क्वेश्चन है ये इस टॉपिक से आया है। मैं एग्जांपल लेता हूं, जीएसटी रजिस्ट्रेशन से टॉपिक आया है, या इनकम टैक्स के अंदर मेरा ये क्वेश्चन प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन पीजीबीपी का है। बट अब क्या वो आपसे पूरा चैप्टर पूछ रहा है? नहीं, वो आपसे एक स्पेसिफिक केस स्टडी बनाकर पूछ रहा है कि इस केस में क्या उस पर्सन को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेनी चाहिए या नहीं। आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल। फाउंडेशन का बच्चा अपने हिसाब से उस एग्जांपल को सोच सकता है, इंटर और फाइनल का अपने हिसाब से। अब उसके अंदर अगर आप पूरा लॉ लिखने बैठ गए, आपने कहा चल बेटा मैं बताता हूं तेरे को, रजिस्ट्रेशन इसको लेनी होती है, इस स्टेट में ऐसे करना होता है, मगर अगर इंसान ये काम कर ले तो उसको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेनी होती है, आपको सारा आंसर लिखने बैठ गए, तो दैट इज नॉट व्हाट इज रिक्वायर्ड। आपको उस केस के अंदर आइडेंटिफाई करना पड़ेगा वो स्पेसिफिक कौन सा सेक्शन, और उस सेक्शन के अंदर भी कौन सा पॉइंट है जो लग रहा है, और मुझे वो बताकर आना है। दैट इज वेयर वो मुझे मार्क्स देगा, क्योंकि क्वेश्चन हमारे 8 नंबर 10 नंबर के नहीं होने वाले। जो केस सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन है वो 4 मार्क्स के, और आगे आगे जाते जाओ तो वो 2 या 3 मार्क्स के भी होते हैं। वहां पर आईसीआई आपसे स्पेसिफिक आंसर पूछ रहा है और आपको वही स्पेसिफिक आंसर देना है। आप इधर उधर की बातें करके अगर आए और आप उसके बाद कहो कि आईसीआई ने मुझे मार्क्स नहीं दिए, तो दैट इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पॉइंट जहां पर बच्चे गलती करते हैं। तो हमेशा मैं कहूंगा आपको क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट सीखनी है और फिर देखना है आईसीआई ने क्या जवाब दिया। इसकी प्रैक्टिस के लिए आई वुड ऑलवेज सजेस्ट आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, चाहे वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन हो, चाहे वो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन हो किसी थ्योरी सब्जेक्ट के अंदर। जितने ज्यादा क्वेश्चंस को आप अपने प्रिपरेशन स्टेज पे प्रैक्टिस करेंगे, और प्रैक्टिस करने का मतलब ये नहीं होता कि आप कोई क्वेश्चन बैंक खोल के बैठे, क्वेश्चन पढ़ा आंसर पढ़ा, क्वेश्चन पढ़ा आंसर पढ़ा, अरे यार वो थोड़ा प्रैक्टिस होगी। क्वेश्चन पढ़ो, खुद रफ में एक ढांचा बनाओ कि मैं अगर इस आंसर को लिखूं तो क्या लिखूंगा। आई एम नॉट सेइंग कि पूरा पूरा आंसर लिख के देखो, इतना टाइम नहीं है सी स्टूडेंट के पास कि वो सारे आंसर लिख लिख के प्रैक्टिस करेगा। बट आप क्वेश्चन पढ़ के एक सोचो कि मैं इस आंसर को लिखूं तो क्या क्या लिखूंगा।
रफ में हल्का सा सिर्फ पॉइंटर्स बना लो कि ये लिखूंगा, फिर सजेस्टेड आंसर जो उस क्वेश्चन बैंक में या आईसीआई के सजेस्टेड आंसर में दे रखा है पढ़ो, वहां से आपकी प्रैक्टिस होएगी कि मैं कुछ और सोच रहा था, आंसर कुछ और हुआ। पहली पॉइंट। सेकंड पॉइंट जो मैंने देखा है वो है क्वांटिटी वर्सेस क्वालिटी। अब हम सब क्या होते हैं, हम सब ना साथ साथ कोई ना कोई ग्रेजुएशन कोर्स भी कर रहे होते हैं, बीकॉम बीबीए वगैरह टाइप्स, और वहां पर आपको पता है ग्रेजुएशन में क्या चलता है, वहां तो बस उस चीज के बारे में 5 पन्ने भरने हैं, 4 पन्ने भरने हैं। अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 पेज भर दो, अगर 10 नंबर का क्वेश्चन है तो 4 पेज भर दो, 15 नंबर का क्वेश्चन है तो 6 पेज भर दो। तो और ये टेक्निक कुछ बच्चे 12th क्लास तक भी करते आ रहे होते हैं। तो वो जो हमारे यहाँ है ना कि क्वांटिटी लिख दो नंबर मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होता सीए के अंदर। सीए के अंदर क्वांटिटी डज नॉट मैटर एट ऑल, इट इज द क्वालिटी दैट मैटर्स। तो कहीं ना कहीं वही फर्स्ट पॉइंट वाली बात फिर से मैं रिपीट करूंगा कि क्वेश्चन के अंदर आपको ये देखना है वो पूछ क्या रहा है और टू द पॉइंट आंसर देना है, और उसके अंदर जितना अच्छा हो सके उतने बेटर वे में उसको हाईलाइट करके आना है, ताकि आईसीआई जो एग्जामिनर है वो इतने बड़े पन्ने में आपका आंसर ढूंढता ना रहे। अगर आपको हमेशा सिखाया जाता है कि जब भी केस स्टडी का क्वेश्चन है उसको ऐसे डिवाइड करो, प्रोविजंस ऑफ लॉ, फैक्ट्स और कंक्लूजन। इनफैक्ट इंटरमीडिएट लेवल पे जब मैं टैक्सेशन पढ़ाता हूं वहां तो मैं बोलता हूं कि फैक्ट्स भी मत लिखो, क्योंकि हमारा आंसर 3 नंबर देने वाला है, हमें 2 नंबर देने वाला है, तो फालतू में फैक्ट्स लिखकर टाइम वेस्ट मत करो। तो आप जो प्रोविजन ऑफ लॉ को लिख रहे हो या आप जिस लॉजिक को यूज कर रहे हो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर, स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग के अंदर, उसको हाईलाइट करो, ताकि जब एज एन एग्जामिनर मेरे सामने वो चीज आए मुझे क्लियर कट दिखे कि इसने ये प्रोविजन यूज किया और ये कंक्लूजन लास्ट में अंडरलाइन करके दे दी है। तो मेरे लिए काम आसान हो जाएगा और मुझे इतनी बड़ी क्वांटिटी में आपका आंसर ढूंढते नहीं रहना पड़ेगा। सो ऑलवेज फोकस ऑन क्वालिटी। आपको नापना नहीं है कि मेरा आंसर कितना बड़ा है कितना छोटा है, हमेशा क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी पे मैटर करना है। उस चीज को अगेन प्रैक्टिस कर करके ही आ पाएगा। थर्ड चीज जो है, बहुत बार ऐसा होता है सीए एग्जाम में, खासकर प्रैक्टिकल पेपर्स की बात कर रहा हूं अब मैं, जहां पर एक आंसर के अंदर एक से ज्यादा सॉल्यूशन पॉसिबल होता है, या आपकी एजम्पशन के बेसिस पे सॉल्यूशन बदल सकता है। ठीक है जी, आपका अकाउंटेंसी में भी होता है ये चीज, आपका कॉस्ट अकाउंटेंसी में, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी होगा, और टैक्सेशन लॉ में तो होगा ही होगा। इनफैक्ट टैक्सेशन के अंदर अगर आपने देखा होगा, अगर आप इनकम टैक्स पढ़ते हैं तो कई जगहों पे वहां पर सीबीडीटी सर्कुलर नहीं है, तो आईसीआई दोनों इंटरप्रिटेशन एक्सेप्ट करता है। तो अब अगर आपने एक सॉल्यूशन किया और उस सॉल्यूशन के अंदर कोई एजम्पशन यूज हुई है, तो वो एजम्पशन आपको क्लियरली मेंशन करके आनी है, एंड शॉर्ट में ऑल्टरनेटिव एजम्पशन क्या हो सकती है वो भी बताना है आपको। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, इंटरमीडिएट के बच्चे इसको इस एग्जांपल से रिलेट कर पाएंगे। जैसे एम्प्लॉयर से मिलने वाला जो गिफ्ट इन काइंड होता है वो 5,000 रुपए तक का एग्जाम्प्ट होता है। अब आईसीआई यहां पर दो इंटरप्रिटेशन लेता है। अगर मेरे एम्प्लॉयर ने मुझे एक रिस्ट वॉच गिफ्ट करी है लेट से 12,000 रुपए की, पहली इंटरप्रिटेशन आईसीआई जो एक्सेप्ट करता है पूरा का पूरा 12,000 टैक्सेबल होगा क्योंकि वो 5,000 से ज्यादा है। दूसरी इंटरप्रिटेशन आईसीआई एक्सेप्ट करता है कि 12 माइनस 5 सिर्फ 7,000 रुपए, दैट इज 5,000 से ऊपर वाला वो टैक्सेबल होता है। तो अब एक चीज आपने अपने मेन सॉल्यूशन में कर दी, तो ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट जो उसकी पॉसिबल है वो आपको मेंशन करके आनी है। सिमिलरली अकाउंटेंसी वगैरह में कहीं पर आपने कोई चीज करते समय अजम्पशन ली है, तो उस अजम्पशन को प्रोमिनेंटली मेंशन करके आओ, क्योंकि एग्जाम के अंदर जो आंसर शीट सजेस्टेड आंसर को लेकर वो एग्जामिनर बैठा होगा, वो आपको हो सकता है उसके वहां पर दूसरे ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट हो, तो वहां पर अगर आपने ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट मेंशन कर रखी है तो वो आपको मार्क्स दे देगा, उसको देना पड़ेंगे कहीं ना कहीं। फिर फोर्थ पॉइंट पे जाते हैं। आपको हमेशा याद रखिए, वर्किंग नोट्स के नंबर मिलते हैं, चाहे वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हो, चाहे वो हमारा टैक्सेशन जैसा या लॉ जैसा सब्जेक्ट हो। इनफैक्ट मैं हमेशा बच्चों को टैक्सेशन पढ़ाते समय बोलता हूं कि आपके सॉल्यूशन सही होने के मार्क्स नहीं देने वाला एग्जामिनर, कि आपने इस चीज को टैक्सेबल किया या एग्जेम्प्ट किया। भाई दो ही ऑप्शन बचते हैं, या तो ये पर्टिकुलर चीज टैक्सेबल होएगी या एग्जेम्प्ट होएगी। तो आपने टैक्सेबल कर दिया, एग्जामिनर उस चीज के मार्क्स नहीं देगा, मार्क्स देगा वर्किंग नोट में आपने जो रीजन लिखा है, व्हाई दिस इज नॉट एग्जेम्प्ट, व्हाई दिस इज टैक्सेबल। सो वहां पर जहां पर प्रैक्टिकल भी हैं आपके क्वेश्चंस, वहां पे प्रॉपर फॉर्मेट्स यूज कीजिए आप, ठीक है जी। और साथ साथ जो वर्किंग नोट्स बनने हैं वो दीजिए, वर्किंग नोट के मार्क्स होते हैं। आपका सॉल्यूशन सही हो सकता है, बट हो सकता है वर्किंग नोट ना होने की वजह से उसने वो मार्क्स काटे। और टैक्सेशन में तो मैं खूब मार्क्स कटते देखता हूं बच्चों के कि आंसर सही है मगर वर्किंग नोट ढंग के नहीं लिखे। और वर्किंग नोट में भी ना मैं आपको एक चीज बताता हूं, मैंने बहुत बार देखा है, टैक्स के पेपर चेक करता हूं मैं, तो मतलब पेपर इन द सेंस टेस्ट चेक करता हूं, तो मैं बहुत बार देखता हूं
ऊपर उन्होंने एक चीज क्वेश्चन है लेट से कि ये फलानी ये 5 सर्विसेज दे रहे हैं, आप उसकी जीएसटी लायबिलिटी निकालिए, तो आपको ये देखना है ये टैक्सेबल है या नहीं है। उसके अंदर आप अपनी एग्जामिशन नोटिफिकेशन सोच रहे हो और देख रहे हो ये लग रही है या नहीं लग रही। अब नीचे आपको आंसर में ये लिखना पड़ेगा अगर आपने किसी चीज को टैक्सेबल किया है कि सो एंड सो नोटिफिकेशन के अंदर ये कंडीशन थी जो यहां मीट नहीं हो रही, अकॉर्डिंगली एग्जामिशन नहीं लग पा रही। दैट इज वाई यू प्रूव इट कि ये टैक्सेबल है, ये एग्जेम्प्ट नहीं है। बच्चे आंसर में पता क्या लिखते हैं लॉजिक में, फिर से वो चीज रिपीट करते हैं और आगे लिख देते हैं इट इज टैक्सेबल एज पर जीएसटी लॉ। दिस इज नॉट अ, आपने वर्किंग नोट कहने के लिए लिख तो दिया, आपने लॉजिक तो दिया नहीं। ऊपर आपने वो चीज लिखी है दैट क्लियरली मींस कि वो टैक्सेबल है आपके हिसाब से। हम वर्किंग नोट में एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्यों टैक्सेबल है, कुछ तो बताओ उसके बारे में कि हाँ वो चीज उस एग्जामिशन नोटिफिकेशन उससे मिलती जुलती है, उसमें फॉल नहीं कर पा रही है, या आपने कोई चीज एग्जेम्प्ट करी है, बताओ तो सही वो कहां पर एग्जेम्प्ट हो रही है। सिर्फ उसको लिख देना इट इज एग्जेम्प्ट या इट इज टैक्सेबल, दैट इज नॉट अ रीजन। इसलिए बहुत सारे बच्चे रोते रोते आते हैं, कहते हैं हमने तो वर्किंग नोट भी लिखी है, हमें मार्क्स नहीं मिले। अरे पढ़ो तो सही, तुमने वर्किंग नोट में लिखा क्या है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिए, इस चीज की प्रैक्टिस कीजिए कि आपको वहां पर वर्किंग नोट्स प्रॉपर वे में बनाने हैं। और आखिरी चीज, अगर आपको लॉ का पेपर देते समय या टैक्स का पेपर देते समय सेक्शन नंबर याद नहीं है तो वहां पर क्या करें, आईसीआई कहता है कभी भी गलत सेक्शन नंबर मत लिखो। गलत सेक्शन नंबर लिखने के मार्क्स कटते हैं। और अगर आप सेक्शन नंबर भूल गए हो, इट इज बेटर कि एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एज पर सीजीएसटी एक्ट, एज पर इनकम टैक्स एक्ट सिर्फ इतना लिख कर आ जाओ, गलत सेक्शन नंबर मत लिखना। वैसे मैं हमेशा इंकरेज करता हूं स्टूडेंट्स को कि टू द एक्सटेंट पॉसिबल सेक्शंस को याद कीजिए, क्योंकि नॉट जस्ट फॉर एग्जाम, रियल लाइफ में भी जब आप कल को इनकम टैक्स की प्रैक्टिस करोगे, जीएसटी की प्रैक्टिस करोगे, वहां पर सेक्शंस में बात होती है और कल को वो सेक्शन नंबर बहुत जरूरी हो जाते हैं जब आप उस सब्जेक्ट की डिटेल में जा रहे होते हो, क्योंकि अमेंडमेंट पढ़ने में, कल को बेयर एक्ट पढ़ने में बहुत हेल्प मिलती है। तो सेक्शन नंबर याद कीजिए, बट एग्जाम में अगर आपको डाउट हो रहा है तो गलत कभी मत लिखिए, इंस्टेड वो सेक्शन लिखिए ही मत, क्योंकि सेक्शन ना लिखने के नंबर नहीं कटते, बट गलत लिखने के जरूर कटते हैं। So these were the 5 things which I thought of sharing with you. Hope you like the video और इनको प्लीज इनकलकेट करने की कोशिश कीजिए। ऐसी और गाइडेंस वीडियोस के लिए आगे भी इस चैनल पे बने रहिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। दिस वाज संचित ग्रोवर विद यू। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।